नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 10 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है ओजोन विघटन का संकट। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने यह पाठ लिखा है और यह वैज्ञानिक पाठ है। सन 1974 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.एस. रेलैंड ने बताया कि CFC यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि CFC यौगिक इस्तेमाल में आने के बाद वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। CFC यौगिक हवा से हल्के होने के कारण वातावरण में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां वे पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं और वहां उनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं जो ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इसी तरह ओजोन का ह्रास होता है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती हैं तो स्थलमंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तत्पश्चात ये अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ता है। यह पिछले तसिका में आपने यहाँ तक देखा है कि ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 के कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदों को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकसनशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आया। मुद्दा था गैर CFC प्रायोगिक तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रतिशतों की खोज और पुरानी तकनीकों में विस्थापन के लिए एक खोज बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में
मुद्दा के साथ साथ सीएफसी के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। समझौता के तहत यह व्यवस्था है कि सन 1910 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए परिस्थितियों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। स्थिति गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है कि ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन भी अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी अवशोषण के बाद विकिरण उत्सर्जित करती है और ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तापमान तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि, कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। कि हालत ये कि हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथार्थ तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि उसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक प्रादुर्भाव के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। अतः जरूरी है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देरी हो जाएगी। और इसी प्रकार इस परिच्छेद में जो कठिन शब्दार्थ है रियायत छूट, उत्सर्जित निकला हुआ, मुहैया पूर्ति करना, पहुंचाना, हिमनद, बर्फ की नदियाँ, ऊसर, बंजर, अनुपजाऊ जमीन, संकटापन, संकट से घिरी, रियायत छूट, उत्सर्जित निकला हुआ, मुहैया पूर्ति करना, पहुंचाना, हिमनद, बर्फ की नदी, ऊसर, बंजर, अनुपजाऊ जमीन, संकटापन, संकट से घिरी हुई। और इसी प्रकार इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक ने ओजोन संकट के निवारण हेतु दुनिया के अनेक देशों की 1985 में वियना हुई पहली बैठक के पश्चात
दूसरी बैठक सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में अंतिम रूप दिया गया मसौदे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह प्रावधान रखा गया कि सन 1985 तक सभी देश CFC की खपत 50% की कटौती एवं 1947 तक 85% की कटौती करेंगे। ओजोन गैस के विघटन के लिए विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों की जिम्मेदारी माना गया है एवं लंदन की एक बैठक में नए परिस्थितियों की खोज और पुरानी तकनीकी के विस्थापन के लिए एक खोज की मांग की गई, जिसमें विकासशील देशों को कई रियायत देनी पड़ी। समझौते के अनुसार सन 1910 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे और विकसित देश नए परिस्थितियों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। दुनिया के सभी देशों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सामूहिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। धरती का तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ की राशि पिघलने की संभावना है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। तापमान वृद्धि जलवायु में जबरदस्त बदलाव ला सकती है और मानसून परिवर्तन के साथ ही अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। विगत एक सदी के भूमंडल में आए परिवर्तन में यह पाया गया है कि गंगोत्री स्थित गोमुद हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकते जा रहे हैं। इसके कारण यही हिमनद और हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उत्तर भारत की सभी प्रमुख नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर भूमि में परिवर्तन हो जाएगा। ओजोन विघटन के व्यापक प्रसार के चलते समय इंसानी ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभाव को चलते इंसानी सभ्यता ने इंसानी सभ्यता के कारण कि यह ओजोन विघटन की जो समस्या है, संकट है, सभी देश पर यह संकट है। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से और यह जो पाठ है यह लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं संग्रह से ले लिया है। और इस पाठ के माध्यम से यह सभी देशों के ओर ओजोन विघटन का संकट है और उसी को बचाने के लिए सभी देशों ने प्रयास करना चाहिए। यह तक आज तस्का में यह पाठ यही खत्म हुआ। धन्यवाद।